अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात पर कुछ दिन से खदशात बढ़ते जा रहे थे और आज इमरान खान ने वाज़े तौर पर मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। ताहम हुकूमत ने मुज़ाकरात ख़त्म करने के इमरान खान के ऐलान को अफसोसनाक और जल्दबाजी करार देते हुए कहा है कि PTI इस फैसले पर इंतज़ार नहीं करे। इसके अलावा आज इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस में मरकजी मुलजिम प्रॉपर्टी टाइकून से दरख्वास्त कर दी है कि वो अपने बयान पर अमल करते हुए गुज़िश्ता 30 साल के राज अफशा कर दें और अवाम को बताएं कि गुज़िश्ता 30 साल में किस सियासतदान, किस जर्नल, किस जज और किस सहाफ़ी ने उनसे रिश्वत के तौर पर पैसे लिए हैं, ताकि कौम को मालूम हो सके कि कौन से चेहरे इस गंदगी में मुलविस रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, मगर पहले बात करेंगे कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के बारे में, जिसे आज इमरान खान ने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, मगर इसमें भी इमरान खान के मौक़िफ़ में तज़ाद सामने आ गया है। आज जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इमरान खान ने दो टोक अंदाज में ऐलान कर दिया कि हमने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए हुकूमत को 7 दिन यानी आज तक का टाइम दिया था, लेकिन हुकूमत ने अभी तक ऐलान नहीं किया। अगर आज ही हुकूमत कमीशन के बारे में ऐलान नहीं करती तो हमारी तरफ से मुज़ाकरात ख़त्म। खान साहब ने बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज़्यादा है जिससे बर्फ पिघल नहीं रही। अफसोस की बात है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि हमारा कमीशन बनते जा रहा है। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। PTI के इस ऐलान के बाद हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने कब कहा कि जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। तय पाया था कि 7 वर्किंग डेज के अंदर हुकूमती कमेटी PTI के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ देगी और ये 7 दिन 28 जनवरी को पूरे होते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं। 42 डेज लगे उनको अपने मुतालबात लाने में और हमसे ये तकाजा है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर उन तमाम निकात का जवाब भी दे दें। उस दिन का एलामिया मौजूद है जिसमें हमने ये वाज़े तौर पे लिखा था और इस पे खासी बहस हुई थी। हमने कहा था कि दोनों कमेटियों के दरमियान तय पाया कि हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग दिनों के अंदर अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ देगी। अब हमारे ख्याल के मुताबिक वो 7 वर्किंग डेज जो हैं वो पूरे होते हैं 28 तारीख को, लेकिन मुझे कोई लफ्ज़ मिल नहीं रहे सिवाय इस शेर के कि उनको आने की भी बेताबी थी और जाने की भी जल्दी है बहुत। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं, जो कुछ आप पहले करते रहे हैं वो 6 दिन बाद भी हो सकता है। वो जिस मुज़ाकराती अमल के लिए बड़े बेताब थे उसको भी भाड़ में झोंकने के लिए तैयार हैं। सिर्फ 5 दिन मजीद इंतजार नहीं कर सकते। मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आई। सिर्फ टीवी कैमरों तक ना रहें, हमें बाज़ाब्ता तौर पर जैसे उन्होंने पहले लिख के दिया था एक तहरीर दे दें कि जनाब ये हमारे एतराज़ हैं, आपने हमारी बात नहीं मानी, हम मुज़ाकरात ख़त्म कर रहे हैं। कमीशन का सिंपल सा मुतालबा किया गया था, हुकूमत को क्या मुश्किलात पेश आ रही है? कमीशन नहीं, कोई मुश्किलात नहीं। उनको हमने कब कहा है कि नहीं बन रहा। मगर दिलचस्प बात यह है कि आज सारा दिन इस मौजू पर बात होती रही कि इमरान खान ने इसलिए मुज़ाकरात ख़त्म किए हैं क्योंकि हुकूमत ने 7 दिन में जुडिशल कमीशन नहीं बनाया। मगर फिर शाम को इमरान खान के एक हैंडल से उनका बयान शेयर किया गया जिसमें लिखा हुआ है कि साहबजादा हामिद रज़ा के घर और मदरसे पर गैर कानूनी छापे की सख्ती से मजम्मत करता हूँ। हम इस छापे के बाद मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर रोक रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान और हमारे इत्तेहादी के घर पर छापा हमारी मुज़ाकराती कमेटी पर हमला है। इस दोगलेपन और बदनीयती पर मबनी मुज़ाकराती अमल से कोई खैर बरामद नहीं हो सकती। अब ये सवाल उठ गया है कि इमरान खान ने मुज़ाकरात कमीशन ना बनने पर ख़त्म किए, जैसे कि पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान कह रहे हैं, या साहबजादा हामिद रज़ा के घर पर मुबैना छापे की वजह से रोक दिए हैं, जैसा कि उनकी पोस्ट में बताया गया है। मुज़ाकरात के हवाले से शुरू दिन से ही वज़ीर दिफा और नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ शकूक व शुबात का इज़हार कर रहे थे। आज इमरान खान ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया तो इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए ख्वाजा आसिफ ने मुबहम अंदाज में कहा कि उनका कोई महदूद किस्म का ऑब्जेक्टिव था या वो पूरा हुआ या नहीं हुआ।
मुज़ाकरात का वो ख़त्म करना या उनको मुनक़ता करना, उनको दफन करना जो है, ये मैं समझता हूँ कि उनके क्या मैं कमेंट करूँ, क्योंकि उनका कोई महदूद किस्म का ऑब्जेक्टिव था जो पूरा नहीं हुआ या पूरा हुआ है, क्या हुआ है मैं उस पर स्पेकुलेट नहीं। मैं तो पहले ही कहा था, मैं फिर रिकॉर्ड पे हूँ कि ये हमारे साथ मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं, खदशात कह रहे हैं, हमारे दूसरे मुज़ाकरात भी उधर भी हो रहे हैं, गौर साहब ने भी दिया था। तो अगर हो रहे हैं तो फिर ये शफ क्या हुआ है फिर 10-12-15 दिन जो है। और उससे पहले जो है बानी PTI कहता था मैं इनसे मुज़ाकरात ही नहीं करने। तो ये क्या सर एस्टेब्लिशमेंट तक रसाई के लिए ये था सारा सिस्टम? नहीं, रसाई के लिए अगर था तो अगर रसाई हुई है, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा कि रसाई हुई है या नहीं रसाई हुई। और कोई सामदुआ हो जाती है तो खुश हो जाते हैं, ताली मारते हैं कि साड़ी मुलाकात हो गई। फिर उस मुलाकात में कुछ जो असल बातें होती हैं, कुछ जो है असल नहीं होती जो है वो डाल देते हैं, तो फिर खुशियाँ मनाते हैं। फिर एक तरफ इमरान खान ने आज से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ आज उन्होंने एक और अहम बयान दे दिया है जिसकी जद में वो खुद भी आते हैं। परसों जब नैब ने प्रॉपर्टी टाइकून की हाउसिंग सोसाइटी की दुबई में लॉन्चिंग पर एलामिया जारी किया और आवाम को इस सोसाइटी में सरमायाकारी ना करने की तनबीह की और खबरदार किया कि प्रॉपर्टी टाइकून के खिलाफ मजीद कार्रवाई होगी, तो इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए प्रॉपर्टी टाइकून ने सोशल मीडिया पोस्ट में मौक़िफ़ देते हुए कहा था कि मैं जब्त कर रहा हूं, लेकिन दिल में एक तूफान लिए बैठा हूं। अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। ये मत भूलना कि पिछले 25-30 सालों के सब राज सबूतों के साथ महफूज हैं। आज इस बयान पर इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि प्रॉपर्टी टाइकून का हालिया बयान है कि अगर वो अपना मुंह खोलेंगे तो बहुत से लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो बताएं पिछले 30 साल में कौन कौन से जजेस, जर्नलों और सियासतदानों ने उनसे पैसे और दीगर माली फ़वाइद हासिल किए ताकि कौम को मालूम हो सके कि कौन से चेहरे इस गंदगी में मुलविस रहे हैं। ये सब जो आज अल-कादिर ट्रस्ट केस पर तनकीद कर रहे हैं वो कितने दूध के धुले हैं, दुनिया को मालूम होना चाहिए। इसके अलावा आज इमरान खान से जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए हलीमा खान ने भी यही बातें दोहराई और मजीद कहा कि असल केस तो प्रॉपर्टी टाइकून की तरफ से दुगनी कीमत में हसन नवाज से प्रॉपर्टी खरीदने का है। अब हम बात यह है कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनने से पहले भी यही मौक़िफ़ रखते थे कि प्रॉपर्टी टाइकून अपने पैसे के जरिए लोगों को काना कर देते हैं, यानी सबको खरीद लेते हैं। इसके साथ साथ इमरान खान बार बार इन प्रॉपर्टी टाइकून पर नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को रिश्वत देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये सारे राज अफशा करने का मुतालबा कर रहे हैं। हालांकि इस मामले पर खुद इमरान खान की हुकूमत में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को ख़त लिखकर क्लीन चिट दी गई। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ जानते बूझते हुए जब खुद इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने भी इसी बहती गंगा में हाथ धो लिए और प्रॉपर्टी टाइकून से 458 केनाल ज़मीन और करोड़ों रुपए के एहतियात ले लिए और बदले में प्रॉपर्टी टाइकून को क्लीन चिट दिलवाकर अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचा दिया। कि जब हमने वज़ीर आज़म के मुशीर और नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह के सामने ये सवाल रखा कि क्या ये हकीकत नहीं है जैसे इमरान खान कहते थे कि प्रॉपर्टी टाइकून ने सबको काना किया हुआ है, तो राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि बाकी तो काने होते होंगे मगर खुद इमरान खान तो अंधे ही हो गए, इसलिए मलिक साहब उनका भी बताएं जो काने हुए हैं और उनका भी बताएं जो अंधे हुए हैं। वो कहते हैं कि 25-30 बरसों के सब राज सबूतों के साथ महफूज हैं। इमरान खान साहब एक ज़माने में कहते थे कि ये सबको काना कर देते हैं प्रॉपर्टी टाइकून साहब। तो अब ये समझा जाए जब वो 25-30 सालों की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि सभी उनके काने हैं। इमरान खान साहब भी आखिर में दावे करते करते खुद भी काने हो गए, आप सब भी काने हैं। आपकी पार्टी क़यादत वन हाइट पार्क हसन नवाज साहब से उन्होंने ख़रीदा, तो बस ऐसे ही चल रहा है। बोल चलो फिर बात ये है कि इमरान खान साहब को ये पता था कि ये सबको काने कर देते हैं, तो उसके बाद फिर वो आप तो अंधे ही हो गए ना। बाकी तो चलो काने होते होंगे, लेकिन उन्होंने जो किया उन्होंने तो फिर बिल्कुल अंधे हो गए। वो तो ठीक है, फिर मलिक साहब जो है वो पहले जो अंधा हुआ है उसका भी बता दें और जो काने हुए हैं उनका भी बता दें। आज अडियाला में इमरान खान साहब से सवाल जवाब किए थे हमारे नुमाइंदे शब्बीर डार ने। वो हमारे साथ शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपने सवाल जवाब किए, इमरान खान साहब ने आप लोगों से, इमरान खान साहब ने गुफ्तगू भी की सहाफ़ियों से। उस वक्त क्या इमरान खान साहब का ये स्टैंड था कि साहबजादा हामिद रज़ा के घर और मदरसे पर गैर कानूनी छापे की वजह से वो मुज़ाकरात को कॉल ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने तो बाहर निकल के ये बात की कि कमीशन नहीं बनाया इसलिए कॉल ऑफ कर रहे हैं? शाहजेब साहब, पीटीआई और हुकूमत के माबैन जो मुज़ाकरात का सिलसिला है, इससे मुतल्लिक हमने कल ही खबर दी थी कि उमर अयूब ने ये कहा था कि हम मुज़ाकरात के अगले राउंड में नहीं बैठेंगे। आज जब इमरान खान से हमारी मुलाकात हुई तो इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर बताया कि मैंने बैरिस्टर गौहर खान को हिदायत की है कि आज के बाद किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे और मेरी तरफ से मुज़ाकरात अब ख़त्म है, क्योंकि 3 राउंड हो चुके हैं मुज़ाकरात के। हुकूमत ने तहरीरी तौर पर मुतालबात देने के लिए इंसिस्ट भी किया, हमने तहरीरी तौर पर भी मुतालबात दिए, लेकिन
अभी तक जुडिशल कमीशन पर कोई पेशरफ नहीं हुई है, लिहाजा हमें लग रहा है कि हुकूमत संजीदा नहीं है। अब हम ये मुज़ाकरात ख़त्म कर रहे हैं और बैरिस्टर गौर खान भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे, बैरिस्टर अली जफर भी, बैरिस्टर शोएब शाहीन भी मौजूद थे। लिहाजा जो मुज़ाकराती सिलसिला है इस पर वाज़े तौर पर इमरान खान ने आज बताया कि अब इसके बाद हम अगले राउंड में मुज़ाकरात के नहीं बैठेंगे। अच्छा, मुज़ाकरात के बदले मैंने उनसे पूछा था मुज़ाकरात तो आप नहीं कर रहे हैं, आप तो अब क्या करेंगे आप? तो उन्होंने कहा कि हम तमाम सियासी जमातों को एतबार में ले रहे हैं, इंसानी हकूक की तंजीमों से रब्ता कर रहे हैं, वकला तंजीमों से रब्ता कर रहे हैं, और मारंग बलोच का भी उन्होंने नाम लिया कि मारंग बलोच से भी हम रब्ता करेंगे, क्योंकि बलोचिस्तान में भी मिसिंग पर्संस का इशू बहुत बड़ा है। तो हम एक ग्रैंड अपोजिशन जो है इकट्ठे करेंगे और हुकूमत के खिलाफ एक मरबूत जो है तहरीक का प्लान करेंगे। अच्छा, मैंने उनसे पूछा कि आपने तो 31 जनवरी तक जो है डेडलाइन दी थी, अभी तो एक हफ्ता बाकी है, आप पहले ही क्यों बैकआउट कर गए मुज़ाकरात से? उस पर उन्होंने कहा कि हमारे पास जो इतलात आ रही है कि हुकूमत ये कह रही है कि हम पहले इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे, इसमें कानूनी मामलात को भी देखेंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये सीरियस नहीं है, लिहाजा ये जुडिशल कमीशन भी नहीं बनाएंगे। अब इसीलिए हम मुज़ाकरात से अब निकल आए हैं और मैंने वाज़े तौर पर बता दिया है पार्टी को कि अब ये जो चौथा राउंड होना है मुज़ाकरात का, अब हम ना इसमें बैठेंगे ना ही मुज़ाकरात में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाती है तो हम मुज़ाकरात में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा था कि जो आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौर खान की मुलाकात हुई थी, इस मुलाकात के बाद का स्टेटस क्या है? क्या अभी राब्ता बहाल है या कोई पेशरफ्त मजीद हुई है? जाहिर है बैरिस्टर गौर खान ने आपको ब्रीफ किया होगा, तो उस पर वो बड़े मोहतात थे। उन्होंने कहा कि इसके उस मुलाकात के बाद मुझे नहीं कहा पता क्या पेशरफ्त है, ये तो बैरिस्टर गौर खान को ही पता होगा। मैंने कहा वो तो आपके साथ खड़े हैं, इन्होंने आपको ब्रीफ किया होगा तो इनको पता होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम एस्टेब्लिशमेंट से अंडरस्टैंडिंग हम चाह रहे हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट से अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन मैं अपने लिए कोई चीज नहीं मांग रहा, मैं मुल्क की खातिर, पाकिस्तान की खातिर जो है बात करना चाहता हूं और मुज़ाकरात चाहता हूं। बहुत शुक्रिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब। तारर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तारर साहब, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए हैं, उन्होंने कहा कि जी कमीशन नहीं बनाया, और इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हमारा जवाब सुन लेते, हमने कब कहा नहीं बनाएंगे। मगर बतौर वज़ीर इत्तलात आप तो कह चुके थे कि सवाल ही नहीं पैदा होता कमीशन बनाने का, जिस पर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि ठीक है फिर मुज़ाकरात ख़त्म। तो क्लैरिटी तो थी, अब ये एक फॉर्मेलिटी थी कि वो आपके साथ आके बैठते आपकी मुज़ाकराती कमेटी के साथ। देखिए, जब तक हतमी जवाब ना आ जाए, तहरीरी तौर पे उन्होंने अपने मुतालबात से हमें आगाह किया और उनके मुतालबात तफसील के साथ हमारी मुज़ाकराती कमेटी ने ब्रीफ़ किया पार्टी को भी, और उस पर सैर हासिल गुफ्तगू की, तो एक हमारा जवाब भी आना था। और देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि कमीशन बने, उस पर बहुत चीज़ों पर गौर हो रहा था कि कोई दरमियानी रास्ता निकल आए कि शॉर्ट ऑफ कमीशन अगर कोई कमेटी बन सके, उस पर भी गौर की हद तक बात हो रही थी। तो मैं समझता हूँ थोड़ी उजलत से काम लिया है और थोड़ी जल्दबाजी की है। ये मुज़ाकरात अगर चल रहे थे तो कम से कम कोई ऐसा बहाना ही जायज़ ढूंढ लेते जिसके तहत लोगों को भी ये लगता कि जी इनके साथ ज़्यादती हुई है, इसलिए इनको ये मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन रहे। मैं ये समझता हूँ कि ये बदनीति पे मबनी इन्होंने एक उजलत में फ़ैसला किया है। अगर इंतज़ार कर रहे थे तो शायद कोई ऐसी चीज़ निकल आती है, और जिस तरह इरफान सिद्दीकी साहब ने आज कहा कि जो डेडलाइन तय की गई थी उस डेट तक हम भी ऑब्वियसली अपना एक जवाब देंगे और उसके बाद देखेंगे मामलात किस तरफ चलते हैं। मगर ये बहुत कबल अज़ वक्त इन्होंने मुज़ाकरात टर्मिनेट किए और बग़ैर वजह के किए, और मैं समझता हूँ कि उनस इनके ऊपर है कि मुल्क के अंदर अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए मैच्योरिटी के तौर पे एक मामले को आगे चलाया जा रहा था तो बगैर जवाब के इन्होंने ये मुज़ाकरात ख़त्म किए। मतलब जैसे आपने कहा कि कम से कम एक अवामी राय बनती कि इनके साथ गलत हुआ। अब आज उन्होंने, मगर बाद में, पहले तो जाहिर है गौर खान साहब ने जब इमरान खान साहब से निकल के बात की मीडिया से, तो उन्होंने तो ये कहा कि हुकूमत का जवाब नहीं आया, इसलिए इमरान खान साहब ने कहा कॉल ऑफ कर रहे हैं। मगर बाद में उनके अकाउंट से जो ट्वीट किया गया कि उन्होंने वकला से गुफ्तगू की है, वो ये कि साहबजादा हामिद रज़ा के घर और मदरसे पर गैर कानूनी छापे की सख्ती से मजम्मत करता हूँ। हुकूमत एक जानिब मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही है, दूसरी जानिब इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्दियाँ कर रही है। हम इस छापे के बाद मुज़ाकरात का फौरी तौर पर रोक रहे हैं। उन्होंने इस बात को बुनियाद बनाया अपने ट्वीट में। देखिए, मैं ये समझता हूं कि एक तो जवाब का इंतज़ार करना उस डेट तक लाजिम था जो डेडलाइन थी,
अब गौहर साहब का ये कहना कि हम जवाब का इंतज़ार कर रहे थे, भाई जवाब तो आ रहा था और अगली डेट तय थी जिस पे बैठ के हमने वो आपको जवाब देना था। कम से कम उस डेट का इंतज़ार करना ज़रूरी था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए ये बहाना बनाया गया है। अगर हामिद रज़ा साहब के मदरसे पे या घर पे कोई ऐसा छापा हुआ है, वो किस एंटिटी ने किया, किस हद तक जायज़ था, नहीं था, क्या बुनियाद थी, इसको आर्बिट्रेरली और यकतरफा तौर पे एक बहाना बना के मुज़ाकरात को टर्मिनेट करना मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी वजह है कि जिस पे ये मुज़ाकरात टर्मिनेट किए गए हैं। एक तरीका ये भी हो सकता था कि मुज़ाकराती कमेटी से रब्ता करके इस इशू को टेकअप किया जाता और इस पर कोई ना कोई मुतालबा रखा जाता और पूछा जाता कि ये क्यों हुआ है, किसने किया है, क्या गर्ज़ व गायत है, कानूनी तौर पे ये मामला जो है इसकी क्या स्टैंडिंग है। मगर उस मामले को कोर्ट कर देना और फिर देखिए आगे उस ट्वीट के अंदर मैं प्रॉपर्टी टाइकून कह लेता हूँ, क्योंकि जहाँ हुकूमत पे तनकीद होती सेंसरशिप की, वहाँ मैं हैरान हूँ कि चैनल्स के ऊपर भी नाम लेना किसी का वो बीप कर दिया जाता है। तो मैं माजरत चाहता हूँ, मगर ये है कि प्रॉपर्टी टाइकून के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि आप राज फाश करें। ढिटाई आप देखें कि 190 मिलियन पाउंड का केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का और रिश्वत का स्कैंडल है। उसमें बेनिफिशरी होने के बावजूद, फ़ायदा देने के बावजूद, फ़ायदा लेने के बावजूद, काबीना को इस्तेमाल करने के बावजूद, अपनी पोजीशन को मिसयूज़ करने के बावजूद वो उस प्रॉपर्टी टाइकून को कह रहे तुम राज उगल दो। भाई आपने जो किया उसकी मिली भगत के साथ कौम का अरबों रुपया जो है वो लूट मार की नज़र कर दिया और उसके बाद आप कह रहे राज उगल दो। तो मैं समझता हूँ ये ट्वीट भी बदनीति पे मबनी है। तार साहब, पहले तो ज़ाहिर है मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि मीडिया का सेंसरशिप के खिलाफ केस कमज़ोर होता है जब वो एक मरकज़ी मुलजिम का नाम म्यूट करता है। मगर अगर वो कह रहे हैं इसके बावजूद कि उनके खिलाफ फैसला आया, वो ये कह रहे हैं कि अगर मलिक साहब का बयान आया कि मैं राज उगल दूंगा, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं सबके उगल दें, सहाफ़ी, जजेस, जर्नल, सबके राज उगल दें। तो आप भी कह रहे हैं ठीक है उगल दें, कोई ऐसी बात नहीं है, करें मलिक साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है ओपन एंड शट केस था। अब उसको डाइल्यूट करने के लिए पूरा एक नैरेटिव जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद, एनसीए का ऑर्डर मौजूद, यानी बरतानिया के अंदर नेशनल क्राइम एजेंसी एक फैसला देती है, प्रोसीजर ऑफ क्राइम पे देती है, 2 लोगों का वीज़ा कैंसिल करती है। वीज़ा कैंसिल करने के बाद वो पैसा पाकिस्तान की स्टेट को रिपैट्रिएट करती है। रिपैट्रिएशन के बाद वो अवाम का पैसा था, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का या इधर पिंडी का जो एक मौजा है उसके हवाले से फॉरेस्ट लैंड का वो पैसा था, तो वो पाकिस्तानी अवाम के पास आना चाहिए था। अब ये दोनों अशखास जो पार्टनर्स इन क्राइम हैं वो इस सारी एपिसोड को डाइल्यूट करने के लिए मामले को अब डाइवर्ट कर रहे हैं। भाई ऐसे कौन से राज हैं, अगर होते तो निकलना आता ये सारा कुछ, जिस तरह आपका 190 मिलियन पाउंड का केस निकला है लीगल क्लैरिटी के साथ। और ये भी देखिए अगर यूके के अंदर रूल ऑफ लॉ ना होता और यूके के अंदर जिस तरीके से नेशनल क्राइम एजेंसी ने बाकायदा एक तहकीकात की और पाकिस्तान को ये पैसा हवाले किया, यहाँ ये मामला दब जाना था। तो मैं ये समझता हूँ कि इतने कोर्ट ऑर्डर्स होने के बावजूद, इतना सबूत होने के बावजूद अगर इस मामले को डाइवर्ट करने की दोनों खास कोशिश करें, काबिल मुजम्मत और अफसोसनाक है। मगर एक सवाल ज़रूर पैदा होता है। हमने कल जब राना सना साहब के सामने सवाल रखा कि इमरान खान साहब खुद कहते थे कि मलिक साहब सबको काना कर देते हैं, तो इमरान साहब ने कहा कि बाकी काने होते होंगे, ये खुद तो अंधे ही हो गए थे। मगर अगर अब प्रॉपर्टी टाइकून साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो अंधों के साथ साथ कानों का भी बताएंगे। इमरान खान साहब के खिलाफ तो फैसला आ गया, तो बेशक बताएं, इस बात पर आपको कोई एतराज़ नहीं है कि जी जो कुछ है सब बता दें, क्योंकि सवाल तो उठता है कि पूरे बरतानिया में, सवाल सुनिएगा कि पूरे बरतानिया में हसन नवाज साहब को अपना 1 हाइट पार्क बेचने के लिए सारी दुनिया इन्वेस्टमेंट करती है, लंदन में प्रॉपर्टीज़ खरीदती है, अरब के शेख खरीदते हैं, यही मलिक साहब ही मिले थे बेचने के लिए। देखिए बात यह है कि प्रॉपर्टी की बाइंग और सेलिंग जब सब्जेक्ट मैटर बना इंक्वायरी का, उसमें कोई क्रिमिनलिटी नहीं थी, उसमें किसी किस्म का कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं था और उसको क्लीन चिट दे दी गई। एनसीए ने, देखें एनसीए की तारीख है, एक मायनाज तहकीकाती इदारा है। शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिली है और हुसैन नवाज साहब को क्लीन चिट मिली, वो उनको इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर बरी ज़िम्मा करार दिया गया। मेरे कहने का मकसद ये, बाकी जो मर्जी करें, बट जो लीगल रियलिटी सामने आ चुकी अब उसको डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। ओपन एंड शट केसेस हैं, मामला दुनिया के सामने हैं, बाकी जो भी कहना है कहें, जो करना है करें, बट उसके बावजूद लीगली जब एक प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऑफिस का मिसयूज़ करके और उसी प्राइम मिनिस्टर ने अरबों रुपए की जो है वो फ़ायदा दे के खुद अरबों रुपया कमा लिया,
तो उसके बाद जो मर्जी राज है हो ना हो, भाई आपके हाथ रंगे जा चुके, आपके खिलाफ एक ऑर्डर आ चुका, अब आप उसको फेस सेविंग करने के लिए अगर ये कहें कि जी हम फलां को भी ले आते हैं, तो फिर लीगल केस करें ना, लीगल केस पे बात करें। लीगल केस कर नहीं सकते क्योंकि खुद इन्वॉल्व होंगे। वैसे और मैं दोबारा फिर मुज़ाकरात की तरफ आते हुए, आप क्या हुकूमत खुद अनकंफर्टेबल हो गई थी? जैसे आर्मी चीफ की मुलाकात होती है बैरिस्टर गौहर साहब से, इमरान खान साहब का बयान आता है, तमाम मामलात पर बात हुई, आगे से भी मस्बत जवाब आया, फिर बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं नहीं सिर्फ सिक्योरिटी मामलात पर बात हुई, नफी करते हैं उस बात की जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, मगर हुकूमत में कहीं ना कहीं खलबली मच गई थी, अनकंफर्टेबल हो गई थी हुकूमत, इसलिए चाह रही थी मुज़ाकरात नाकाम हो जाए बस। नहीं, कतई नहीं जी। देखिए, वो जो खबर मैंने देखी और फिर अंसार अब्बासी साहब ने भी एक स्टोरी की उसके ऊपर, वो ये थी कि जो तमाम पॉलिटिशियंस को बुलाया गया काउंटर टेररिज्म की मीटिंग करने के लिए, उस मीटिंग के बाद अली अमीन गड्डापुर साहब और बैरिस्टर अली गौहर ने जाके कोई रिक्वेस्ट की और उन्हें ये जवाब मिला कि ये सियासतदानों का मामला है, आप सियासतदानों से सियासी बात करें। अब इसके ऊपर स्टोरी बिल्ड करना, जिस तरह पीटीआई ने इसको मिसकंस्ट्रू करने की कोशिश की, मैं समझता हूँ काबिल अफसोस है। हैविंग सेड दैट, हुकूमत के अंदर ना तो पैनिक था, ना खलबली थी, ना किसी किस्म का कोई अभाम था कि जी शायद कोई मामला ऐसा हो। हम कतन इस पे अनकंफर्टेबल नहीं थे और हम सिद्के दिल से ये चाहते थे कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, मगर बग़ैर जस्टिफाइबल कॉज के, बग़ैर किसी रैशनल के, बग़ैर रीजनिंग के, बग़ैर जवाज़ के, बग़ैर बुनियाद के ये मुज़ाकरात एकतरफ़ा तौर पर टर्मिनेट किए। हम फिर भी इसका जवाब देंगे जो उन्होंने मुतालबात किए थे। मगर क्या अभी भी हुकूमत को वसवसे नहीं हो रहा है कि ये अचानक क्यों कॉल ऑफ किए हैं? कहीं से बैक चैनल तो नहीं खुला हुआ कोई बराह रास्त मुज़ाकरात का जिसकी वजह से ये कॉल ऑफ कर दिए? क्योंकि आज इमरान खान साहब ने फिर कठपुतली कह दिया है आप लोगों को। कतन ऐसा कोई, ना तो देखिए ऐसे कोई वसवसे नहीं है, ऐसा कोई डाउट नहीं है, और मैं हैरान हूँ कि ये खान साहब के पास जुर्रत कहाँ से आती है कि वो जिस तरीके से उन्होंने अपनी हुकूमत चलाई वो किसी और को बात कैसे कर लेते हैं। यानी वो जो निज़ाम उनके दौर में चल रहा था और जिस तरीके से चल रहा था, मैं समझता हूँ कि उनको तो बात ही नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कतन कोई खलबली इस हवाले से नहीं है कि उन्होंने मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए तो शायद कोई और वजह हो, कतन कोई और वजह नहीं है। ये बानी चेयरमैन पीटीआई का इनकंसिस्टेंट नेचर है, उनकी एक पर्सनैलिटी का तजब्ज़ब है, एक गैर यकीनी उनकी पर्सनैलिटी का एक पस मंज़र है कि वो एक तो यूटर्न लेने के मास्टर हैं, जो कहा हो कॉलो फेल के तजाद के मास्टर हैं, और बग़ैर वजह के इम्पल्सिव एक्शन के मास्टर हैं। तो ये एक इम्पल्सिव एक्शन है जो बग़ैर किसी सोच समझ के उन्होंने किया है, और ऑब्वियसली आई थिंक ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड। जेल में रह के अब 190 मिलियन पाउंड का ऑर्डर भी आ गया और करप्शन साबित होगी। दुनिया की अखबारों ने हेडलाइन लगाई कि 190 मिलियन की करप्शन हुई और करप्शन केस में ये कन्विक्ट हुए। तो आई थिंक ये पैनिक का शिकार है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, और उन्होंने फ्रस्ट्रेशन का इजहार जो है वो यकतरफा तौर पे मुज़ाकरात को टर्मिनेट करके किया है। मगर एक और तब्दीली भी आई है जो कि ट्रंप के सदर का हल्फ उठाने की सूरत में है, वहाँ से भी तहरीक इंसाफ को उम्मीदें हैं। तो आपको कम से कम ये वाला वसवसा है कि जो अचानक हुआ कहीं वहाँ से कुछ ना हो जाए? देखिए, मैं पहले भी कह चुका, जो स्टेट टू स्टेट रिलेशंस होते हैं और फॉरेन पॉलिसी होती है, वो रियासतों के अंदर बाकायदा थिंक टैंक्स और फॉरेन ऑफिस होता है जो उसको डिटर्मिन करता है, और रियासतों के माबैन ताल्लुकात जो है वो दोनों के इंटरेस्ट के मुताबिक होते हैं, म्यूचुअल और रेसिप्रोसिटी की बेसिस पे होते हैं। वो कतन सोशल मीडिया रेटरिक पे बेस नहीं होते कि सोशल मीडिया पे 10 लोग ट्वीट कर दें और एक उम्मीद बांध लें और उसके बाद एक मामला सिर्फ चल पड़े। मैं समझता हूँ कि ये स्टॉर्म इन अ टी कप था, जिस तरीके से पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से तबसरे किए गए और एक हाइप क्रिएट की गई और एक ओवर पिच चीज़ को किया गया। तो मुझे ये बताइए कि फिर जुल्फी बुखारी साहब आज कहाँ हैं और वो क्यों नहीं गए वहाँ पे उस टेकिंग के ऊपर? वो तो क्लेम कर रहे थे कि मेरे ज़ाती मरासिम हैं, ताल्लुकात हैं, दोस्ती है, रोज़ मैसेजेस आते हैं, रोज़ मैसेजेस जाते हैं। किसी भी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए और अपने पॉलिटिकल नैरेटिव में, पॉलिटिकल रेटरिक के अंदर सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके स्टेट्स के माबैन ताल्लुकात के हवाले से को बयानियाँ बनाने से गुरेज करना चाहिए। मैं तो डे वन से यही मेंटेन कर रहा था कि स्टेट्स के ताल्लुकात उनकी अपनी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक और उस वक्त की नज़ाकत के मुताबिक होते हैं और उनका बाकायदा एक पीछे पूरा पस मंज़र होता है। तो इन्होंने ज़्यादती की कि पॉलिटिकल नैरेटिव का पार्ट इन्होंने फॉरेन रिलेशंस को बनाया, जो कि इनके पार्ट पे एक विशफुल थिंकिंग थी। एक और आखिर में जो अहम मामला
कल पेश किया गया कौमी असेंबली में जो पीक अमेंडमेंट बिल है, आज पास भी जल्दबाजी में उसे कर दिया गया। इस बात पर तो अब पूरे मीडिया में कंसेंसस आ गया है अतातार साहब कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। जिस किस्म की झूठी खबरें, जिस किस्म का प्रोपेगेंडा और फैलाया जाता है, हेट स्पीच जो होती है, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अब जब इस बात का कंसेंसस हो गया था तो इंगेज करके एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाने में क्या हर्ज था? क्योंकि मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, आपने तो खुद ने माना कि बेहतर होता कि कंसल्टेशन हो जाती। तो क्या हुकूमत ने खुद किया या जिन्होंने कराना था उन्होंने करा लिया और हुकूमत को करना पड़ा? नहीं, कतई नहीं जी। देखिए, हुकूमत की पूरी ओनरशिप है, ये हुकूमत ने खुद किया और हुकूमत के तमाम जो हमारी मिनिस्ट्रीज जो इसको डील कर रही थी वो ऑन बोर्ड थी। देखिए, मेरी कोताही ज़रूर है। मैं एज मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन की मानता हूँ कि मुझे बहुत पहले जितनी बॉडीज़ हैं, PBA, अमेंड, CPNE, APNS, PFUJ, NPC, सबको ऑन बोर्ड करना चाहिए था और हमारी कुछ कंसल्टेशन चल भी रही थी। PBA से में हमारी बात हुई इस पे, मेरी PFUJ से भी बात हुई। मगर देखिए, अभी ये सेनेट में आना है, ये भी सेनेट में नहीं आया। मैं तो आज भी जॉइंट एक्शन कमेटी को कहा कि इस पे बात कर लेते हैं और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वर्किंग जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ हो या वर्किंग जर्नलिस्ट को टारगेट करती हो। ये प्रोटेक्शन फराहम करती है वर्किंग जर्नलिस्ट को। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्पेस को बढ़ाएगी, प्रिंट मीडिया की स्पेस को बढ़ाएगी। और वो लोग जो सहाफ़ी अपने आप को कहते हैं बट किसी प्रेस क्लब के साथ, किसी प्रेस एसोसिएशन के साथ एसोसिएटेड नहीं हैं, किसी इदारे से मुंसलिक नहीं हैं और जो सिर्फ डिजिटल मीडिया के ऊपर सनसनी फैला के डॉलर कमाते हैं और वो डॉलर भी बाहर अदा हो जाते हैं और वहीं पे बाहर एजेंट हैं, पाकिस्तान को ना टैक्स देते हैं, ना पाकिस्तान में डॉलर देते हैं, ना पाकिस्तान के हवाले से कोई जज्बात रखते हैं। एडिटोरियल कंट्रोल है तो अखबारात पे है, उनकी ऑलरेडी एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट मौजूद है। एडिटोरियल कंट्रोल है तो वो पेमरा के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर है। बट ये एक ऐसा फोरम है, आप वाजिबुल कत्ल करार दे दें, आप ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा दें, आप हेट स्पीच करें, आप वायलेंस करें, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसके अंदर सोशल मीडिया की डेफिनेशन दी गई है। आप एक एक शिक पढ़े, मैंने पूरा बिल जो है बिल में पढ़ा, मगर इसमें मैं एक इशू बताता हूं। जब आप कहते हैं ना किसी पे इल्जाम लगा देना, हेट स्पीच कर देना और जाहिर है बहुत ज़्यादा झूठा प्रोपेगेंडा करना, अब होता यह कि जो साइबर क्राइम विंग है FIA का, तदार साहब, उसमें पीका के तहत बहुत ज़्यादा वैसे भी शिकायत की गई हैं, तकरीबन 14-15 हज़ार जो शिकायतें हैं वो तो जंग ग्रुप की तरफ से की गई हैं, जो एडिटर्स के खिलाफ, रिपोर्टर्स के खिलाफ, सहाफ़ियों के खिलाफ, जिस किस्म की झूठी खबरें, मगर कुछ नहीं होता। मगर यहाँ किसी एक जज के खिलाफ, जर्नल के खिलाफ बात की जाए तो पूरी रियासती मशीनरी एक्टिव हो जाती है। वो भी कानून के मुताबिक नहीं चलते, किसी को उठा लिया, किसी को जेल में डाल दिया, कोई उल्टा सीधा मुकदमा बना दिया। तो एक हिस्ट्री है ना कि जिसमें नजर आता है कि जो रियासती मशीनरी है वो एक्टिव कब होती है। तो इस कानून का मिसयूज होगा, ये कंसर्न मौजूद है। नहीं, देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए FIA वाइट कॉलर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनी थी, स्पेशलाइज्ड लॉ उसका बना था। अब ये जो साइबर क्राइम को डील करने के लिए 2 बॉडीज़ तजवीज़ की गई हैं, इसीलिए की गई हैं कि हर किसी को वो एक्सेस जो है वो अवेलेबल होगा। एक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो FIA की जगह लेगी एज फार एज साइबर क्राइम इज़ कंसर्न्ड, और दूसरा डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी से लेके, डीप फेक से लेके, मिस इन्फॉर्मेशन तक हर चीज़ को डील करेगी। और एनी पर्सन लिखा गया है, कंप्लेनेंट भी एनी पर्सन और विक्टिम भी एनी पर्सन। तो देखिए, ये कोई सहाफ़ियों के खिलाफ नहीं है, हर शख्स अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकेगा, ट्राइब्यूनल्स मौजूद होंगे और एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करना है विदिन 24 आवर्स। जो भी कंप्लेंट आएगी, अगर कोई उसके खिलाफ ऑर्डर आ गया, जो अक्यूज है, 24 घंटे के अंदर स्पीकिंग ऑर्डर पास होगा, जो चैलेंज भी हो सकेगा, ट्राइब्यूनल में भी जा सकेगा। मैं समझता हूँ बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बिल है और इसमें कोई एक शिक भी मुझे पॉइंट आउट नहीं कर सका कि जो काबिल एतराज़ इसको मुतनाज़ा कहा जा रहा है। जो 4 आप बना रहे हैं, जो 4 इदारे होंगे, ट्रिब्यूनल्स होगा, कंप्लेंट अथॉरिटी अलग है, इन्वेस्टिगेशन अलग है, ये सारे के सारों में जो तैनातियां हैं वो हुकूमत खुद कर रही होगी और ज़ाहिर है उसका जो कोई क्राइटेरिया भी नहीं, जो हुकूमत नॉमिनेट करेगी। क्राइटेरिया जो है कि जो सीनियरिटी या एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब उसमें मसला ये है, आप पेमरा की मिसाल ले लें, जब हुकूमतें तैनात करती हैं, होता यह है कि वही चेयरमैन पेमरा इमरान खान साहब की हुकूमत में अगर आप लोगों पर जो मजालिम हो रहे थे उन पर आवाज़ उठाने पर जहां नोटिस भेजते थे और यहां तक के नैब के मुकदमात पर सवाल उठाने पर, हमारे प्रोग्राम पे तो मुल्क से गद्दारी का, मुल्क से बगावत का नोटिस भेज दिया था उन्होंने, वो आज आपकी हुकूमत में इमरान खान साहब के पार्टी पर अगर कुछ गलत हो रहा है, इस पर आवाज़ उठाएं तो नोटिस भेज रहे होते हैं। ये शख्सियात फिर ऐसे ही बदलती हैं। कल आप इमरान खान की हुकूमत आएगी, फिर बदल जाएंगे। देखिए, एक तो पेमरा की अथॉरिटी मौजूद है, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स मौजूद है, पेमरा का एग्जीक्यूटिव मेंबर मौजूद है और अथॉरिटी मेंबर्स में PBA से, PFUJ से मेंबर लिए जाते हैं। ये अगर आपने बिल पढ़ा हो, इसमें एक क्लॉज है
अवाम के सामने भी कल रखा है पूरा। प्रोटेक्शन अथॉरिटी का एक मेंबर है जो वर्किंग जर्नलिस्ट होगा, जिसका पेशा वराना करियर होगा जर्नलिज्म के अंदर, और वर्किंग जर्नलिस्ट में से एसोसिएटेड विद प्रेस क्लब, एसोसिएटेड विद प्रेस एसोसिएशंस, एक शख्स उसका भी लिया जाएगा एज अ मेंबर ऑफ दिस अथॉरिटी। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा बैलेंस होगा। इसमें भी बायसनेस का तासुर आता है ना। तो आप कह दीजिए कि पीएफयूजे का सदर होगा या पीएफयूजे का सेक्रेटरी होगा, ताकि हुकूमत के पास वो चूज करने की अथॉरिटी ना हो ना कि कौन सा सहाफी होगा कि क्या होगा। जो मुख्तलिफ इदारों से जब आप लोगों को पिक एंड चूज करें तो आप कहते हैं कि ये आपकी बात में वजन है, आपकी बात में वजन है। बिल्कुल जिस तरह पेमरा में पीएफयूजे वाले बैठते हैं, और जो अभी बन रहा है जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो कमीशन बन रहा है, उसमें भी पीएफयूजे की नुमाइंदगी है, तो इस पे बातचीत की जा सकती है। मगर मैं समझता हूँ कि वर्किंग जर्नलिस्ट वो जब प्रेस क्लब से एसोसिएटेड है तो एक पीयर प्रेशर भी होता है। ये नहीं हो सकता कि वन साइडेड चले। हाँ, बायस आ सकता है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर ये जो बिल बनाया गया है इसमें बाकायदा उसका क्राइटेरिया दिया गया है। तो मैं समझता हूँ एक बैलेंस बिल है, मगर ऑब्वियसली देयर ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। मैं आज भी आपके शो के तवसत से जॉइंट एक्शन कमेटी को कहूँगा कि सेनेट में आने से पहले कल बैठ जाए और मजीद अपने इस पर मशवरे दें। इवन जो रूल्स बनाए जाएंगे उस पर हम तमाम बॉडीज़ को ऑन बोर्ड करेंगे। अभी बड़ी गुंजाइश है कि इस साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूल्स बनने हैं, डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के रूल्स बनने हैं, ट्राइब्यूनल्स के बनने हैं, तो उसमें बड़ी सैर-हासिल गुफ्तगू हो सकती है और होनी चाहिए। वैसे अब क्योंकि आप बात कर रहे हैं अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की, अभी तक देखा यह गया है जो भी कानून साजी की गई है गुज़िश्ता बरसों में, सिर्फ आपकी हुकूमत में नहीं, उससे पहले भी, कि अवाम वोट देकर भेजते हैं अपने नुमाइंदों को कि वो उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। फिर नुमाइंदे पार्लियामेंट में जाकर ऐसी कानून साजी कर रहे होते हैं कि वो अवाम से इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि इदारों पर कोई तनकीद ना कर दे, किसी जर्नल को कोई कुछ ना कह दे, किसी जज को ना कह दे। ये कानून साजी फिर अवाम के लिए होगी जब आप बाकायदा स्टेक होल्डर से बैठेंगे कि उसका ऐसा नतीजा निकले। देखिए, किसी की बेटी की कोई तस्वीर लगाए और डीप फेक बनाए, वो कहाँ जाए? कोई फोरम नहीं है फिलहाल। काजी फायजीसा के बारे में जिस शख्स ने कहा कि सर काट के ले आओ, इतने करोड़ रुपए दूंगा, उसका क्या हुआ? कोई प्रोसिक्यूट हम कर सके? ये देखें, हेट स्पीच, डीप फेक, इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए है। ये आम शहरियों के लिए बनाया गया है और ऑब्वियसली स्टेट इंस्टीट्यूशंस को भी प्रोटेक्शन मिलेगी, मैं ये नहीं कहता नहीं मिलेगी, मगर एक आम शहरी के पास या एक सहाफ़ी के पास आज क्या फोरम अवेलेबल है? एफआईए के अलावा कोई फोरम नहीं है, और एफआईए एक इफेक्टिव फोरम नहीं है। तो इसमें हर किसी को अपनी आवाज़ पहुंचाने का, कंप्लेंट करने का, अपनी आवाज़ सुनवाने का एक मौका मिलेगा, जो मैं समझता हूं कि बड़ी अनहोनी है कि इसमें बाकायदा पर्सन की डेफिनेशन दी गई है, और पर्सन की डेफिनेशन के तहत हर बंदा जो है वो हक बजानिब होगा अगर वो कोई कंप्लेंट लेके जाता है। तो बहुत शुक्रिया सत्तार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, काम खबर है, काम डेवलपमेंट हो रही है, तफसीलात आप सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। अमेरिका में इक़्तिदार की तब्दीली पर हमेशा से ही पाकिस्तान समेत दुनिया भर की नज़रें होती हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जैसे सख्त गिर सदर को दूसरी बार इक़्तिदार मिलने से दुनिया के कई ममालिक में गैर यकीनी की सूरत हाल और तशवीश पाई जाती है। सदर बनने के बाद ट्रंप को दुनिया भर के रहनुमाओं से मुबारकबाद के पैगाम भी मौसूल हो रहे हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने सदर ट्रंप को मुबारकबाद दी है। इस सारी सूरत हाल में जहाँ दुनिया भर में ट्रंप की पॉलिसीज़ पर खदशात हैं, तो वहीं यह खदशा भी है कि इन पॉलिसीज़ से पाकिस्तान और अमेरिका के जवाल के शिकार ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, जो साबिक़ सदर बाइडन के दौर में भी अच्छे नहीं थे। और ये तशवीश भी है कि सदर ट्रंप की नई इंतज़ामिया शायद पाकिस्तान को अच्छी नज़रों से नहीं देखेगी, और अगर पाकिस्तान उसकी पॉलिसीज़ के रास्ते में आएगा तो ट्रंप इंतज़ामिया सख्त रवैया भी अपना सकती है। इस सारी सूरत हाल पर सहाफ़ी कामरान यूसुफ की 13 जनवरी की खबर में दावा किया गया था कि ऐसे में पाकिस्तान के लिए मुमकिन लाइफ लाइन सऊदी अरब हो सकता है, जो नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के साथ करीबी ताल्लुकात रखता है। और इस हवाले से बाज़ पाकिस्तानी ज़राए का ख्याल है कि अगर ट्रंप इंतज़ामिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाती है तो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। जबकि आज ये खबर सामने आई है कि सदर ट्रंप का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, और सऊदी वली अहद पहले आलमी रहनुमा हैं जिनके साथ ट्रंप ने सदर बनने के बाद बाज़ाब्ता बात की हो। जबकि इस गुफ्तगू के बाद सऊदी अरब ने अमेरिका में 600 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी का ऐलान भी कर दिया है। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने आज सुबह एक रिपोर्ट में कहा है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बताया है कि सऊदी अरब अगले 4 सालों में अमेरिका के साथ सरमायाकारी और तिजारत में 600 अरब डॉलर्स का इजाफा करना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद ने ट्रंप के साथ होने वाली फ़ोन कॉल में उनकी मुतवक्के इस्लाहात को सराहते हुए कहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया की मुतवक्के इस्लाहात गैर मामूली इक़्तिसादी खुशहाली पैदा कर सकती हैं, और सऊदी अरब चाहता है कि वो अपनी सरमायाकारी के ज़रिए इन इस्लाहात से फ़ायदा उठाए। वाज़ेह रहे
कि ट्रंप के पहले दौर में सऊदी अरब खासतौर पर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के उनसे इंतहाई अच्छे ताल्लुकात थे। यहाँ तक कि मई 2017 में ट्रंप ने बतौर सदर सबसे पहले बरतानिया के दौरे की साबिका अमरीकी रिवायात को तोड़ते हुए सबसे पहले सऊदी अरब का दौरा किया था। इस दौरे के बाद अमरीकी हुक्काम ने कहा था कि उन्होंने सऊदी अरब के साथ अमरीकी असलहे की खरीदारी समेत तकरीबन 350 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत के मुआहदे किए थे। इसके बाद भी ट्रंप और सऊदी अरब के ताल्लुकात खुशगवार अंदाज में जारी रहे। हता कि 2018 में अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट से मुंसलिक सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल में मोहम्मद बिन सलमान के मुलविस होने के इल्ज़ामात के बावजूद ट्रंप ने उनके साथ अपने करीबी ताल्लुकात बरकरार रखे। इसी तरह ट्रंप ने अपने पहले दौर में अब्राहम अकॉर्ड्स नामी एक मंसूबा बनाया था, जिसके तहत अमेरिका ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम कराने की कोशिशें की और इन्हीं कोशिशों के नतीजे में सितंबर 2020 में मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन के साथ इसराइल के ताल्लुकात कायम हो गए थे। जबकि ये खबरें भी सामने आईं कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे, लेकिन सऊदी अरब ने इन खबरों की तरदीद कर दी थी और सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की बातचीत ऐसे वक्त में सामने आई है जब पीर को हल्फ उठाने के बाद ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर सऊदी अरब का दौरा करने की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा था कि अमरीकी सदर का पहला गैर मुल्की दौरा अमूमन बरतानिया का होता है, लेकिन मैंने पिछली बार सऊदी अरब का दौरा किया था क्योंकि उन्होंने हमारी 450 अरब डॉलर्स मालियत की प्रोडक्ट्स खरीदने पर इत्तफाक किया था। अगर सऊदी अरब मजीद 450 या 500 अरब डॉलर्स तक की खरीदारी करेगा तो मेरा ख्याल है कि मैं शायद दोबारा भी सबसे पहले सऊदी अरब ही जाऊँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब जल्द अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन जाएगा, यानी सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात ठीक कर लेगा। बाइडेन इंतजामिया ने भी इसी मंसूबे के तहत सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश की थी, मगर इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले और फिर गजा में इसराइली जारियत और मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ना होने की वजह से ये कोशिशें कभी कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन अब क्योंकि गजा में वक्ती तौर पर जंगबंदी हो चुकी है और ट्रंप बार बार इस जंगबंदी का क्रेडिट लेते नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या ये बात मुमकिन हो पाएगी, ये सवाल अहम है। जबकि मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप की इस गैर मामूली गुफ्तगू पर टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ पहले राब्ते का फैसला ट्रंप इंतजामिया की उन तरजीहात को जाहिर करता है जिनमें सदर ट्रंप ने इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए अब्राहम अकॉर्ड्स को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। ये मुआहदा गालिबन एक वसी दिफाई मुआहदे का हिस्सा होगा जो सऊदी अरब अमेरिका के साथ करने की कोशिश कर रहा है, जिसके तहत किसी मुमकिन हमले की सूरत में अमेरिका सऊदी अरब को सिक्योरिटी की जमानत फराहम करेगा और उसके नतीजे में अमेरिकी मईशत में बड़ी सरमायाकारी की राह भी हमवार होगी। लेकिन सऊदी अरब ने तवील अरसे से यह वादे किया हुआ है कि ऐसे किसी मुआहदे के लिए फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए एक रास्ता कायम करना ज़रूरी होगा। और 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमलों के बाद गजा में जंग के आगाज़ के बाद से सऊदी अरब ने इस मौक़िफ़ को मज़ीद शिद्दत के साथ पेश किया है और मोहम्मद बिन सलमान के करीबी हलकों के मुताबिक वो इसराइल के अलामती इक़दामात को मज़ीद कबूल नहीं कर सकेंगे और इसराइल को ठोस इक़दामात उठाने की ज़रूरत होगी। सऊदी अरब ने यह भी वाज़ेह किया है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए बातचीत करने से पहले गजा में जंग का मुकम्मल खात्मा ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर शामिल करते हैं, एक और अहम मामले की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस में एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत का फैसला महफूज कर लिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत की तो अदालती मुआविन हामिद खान ने दोबारा अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि कुछ जजेस को कम इख्तियारात मिलना और कुछ को ज़्यादा मिलना ऐसा नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस पर रिमार्क्स दिए कि यह सवाल अलग है, अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज करे तो क्या मामला फुल कोर्ट में जा सकता है? क्या किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया के बजाय एग्जेक्टिव बनाती है? कोई एक मिसाल तो हो। इस पर हामिद खान ने कहा बेंचेस अदलिया के बजाय एग्जेक्टिव बनाए, ऐसा कहीं नहीं होता। पार्लियामेंट कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के अलावा हर अदालत के दायरे अख्तियार का फैसला कर सकती है। अदालती मुआविन एहसन भून ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि आपका हुक्म मिला तो मैं आ गया। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आप हमारा हुक्म मानते हैं और कोई हमारा हुक्म नहीं मानता। एहसन भून ने कहा कि फुल कोर्ट जुडिशल ऑर्डर के तहत नहीं हो सकता वरना फसाद हो जाएगा, यहाँ इदारे को तबाह करने में लोग लगे हुए हैं। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम इदारे को बचाने में ही लगे हुए हैं। एहसन भून ने कहा कि माजी में अदालतों ने तशरीह के नाम पर आइन को सबुटाज किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस पर सवाल किया कि आजकल तो आप ये नहीं कह रहे, क्या हाल ठीक है? एहसन भून ने कहा कि हाल तो आप लिखेंगे और उम्मीद है कि ऐसा फैसला नहीं करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस पर रिमार्क्स दिए कि हमने क्या फैसला करना है, हम कौन सा आईनी अदालत हैं, हम तो वैसे ही गपशप कर रहे हैं। एहसन भून ने कहा कि हम इसीलिए कहते थे कि आईनी अदालत बनाई जाए
जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस पर रिमार्क्स दिए कि थोड़ा धक्का और लगाकर आईनी अदालत बना लेते। एहसन भून ने कहा कि धक्का तो हमने लगाया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हम 26वीं आईनी तरमीम का जायजा नहीं ले रहे, हमारे दिमाग क्लियर है, हम किसी को दलाइल देने से तो नहीं रोक सकते। एहसन भून ने जस्टिस मंसूर अली शाह से कहा कि आप जजिस कमेटी का हिस्सा हैं, आप बैठें या ना बैठें ये अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मैं तो जुडिशल कमीशन का भी मेंबर हूँ, हम जो जजिस नामजद करते हैं उन्हें तो एक ही वोट मिलता है, वो भी हमारा ही होता है, बाकियों को 11-11 वोट पड़ जाते हैं। एहसन भून ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सिवा किसी बेंच को आईनी मामलात परखने का इख्तियार नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हम इसी सवाल का जायजा लेने बैठे थे कि हमसे केस ही ले लिया गया, क्या ऐसा हो सकता है? जैसे अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि बेंच कमेटी ही ने बनाया था, हमने नहीं, उस बेंच ने जुडिशल ऑर्डर जारी किया, सारी शरारत हमारे इस ऑर्डर की है। जिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हम तो सिर्फ इस सवाल का जायजा ले रहे हैं कि आर्टिकल 191A कानून के मुताबिक है या नहीं। एहसन भून ने कहा कि आर्टिकल 191A में पार्लियामेंट ने तरमीम की है, आइन है तो उस पर आपको अमल करना होगा, आप इसका जायजा भी नहीं ले सकते। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया, क्या आइन के बुनियादी ढांचे और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ तरमीम को हम देख भी नहीं सकते? अगर जायजे की जसारत कर ली कि 191A कानूनी है या नहीं तो क्या केस वापस लिया जा सकता है? आप ये दलील दे रहे हैं कि अगर बेंच गलती से सुन भी रहा हो तो उस बेंच से केस छीन लें। एहसन भून ने जवाब दिया कि ऐसी सूरत में आप ये मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी तो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है। एहसन भून ने कहा कि ये एक आइन की स्कीम है, 26वीं तरमीम है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फुल कोर्ट का फैसला है। अदालती मामन ख्वाजा हारिस से जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या ये कमेटी का दायरा अख्तियार है कि एक केस चल रहा हो तो वो वापस ले ले। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कमेटी चाहे तो केस ड्रॉप कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि जुडिशल ऑर्डर गलत है तो क्या जुडिशल फोरम पर चैलेंज नहीं होगा? अगर कमेटी से गलती से केस लग गया है तो वापस तो नहीं जा सकता। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कमेटी केस किसी और बेंच में लगा देने की मजाज है, कमेटी का केस वापस लेना उसके आईनी मैंडेट के तराजुर में देखना चाहिए, इस इख्तियार के इस्तेमाल को जुडिशल ऑर्डर की खिलाफ वर्जी पर नहीं परखना चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आज भी एक नाफिजुल अमल कानून है, सुप्रीम कोर्ट का बेंच कानून के मुताबिक ही कोई हुक्म जारी कर सकता है। जैसे अकील अब्बासी ने सवाल किया कि क्या आइन में नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को मानना लाजिम है? क्या सुप्रीम कोर्ट की इंतजामी कमेटी पर आईनी शिक लागू नहीं होगी? जैसे मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले कमेटी वापस लेने लग जाए तो अदलिया की आज़ादी कमेटी के हाथ आ जाएगी। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्टिकल 191A आइन का हिस्सा है, रेगुलर बेंच में कोई आईनी नुक्ता आया था तो इसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भेजना चाहिए था। अगर आपका गुज़िश्ता बेंच आईनी सवालात पर फैसला देता तो फैसला ही खिलाफ कानून होता। बेंच को यह मामला जदीद इंतजामी कमेटी को भेजना चाहिए था। जैसे मंसूर अली शाह ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या तौहीन अदालत का मामला फुल कोर्ट के सामने भिजवाया जा सकता है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि तौहीन अदालत का मामला फुल कोर्ट में मुकर्रर करने के लिए कमेटी को भेजा जा सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया जो बाद में सुनाया जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।